नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज रविवार है। जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक रविवार को मेरा क्वेश्चन आंसर सीरीज होता है। दोस्तों, आइए अब एक एक करके बिना समय गंवाए आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूं। पहला प्रश्न है दोस्तों किशोर साहब का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि एक गलत सजरा बना करके एक रजिस्ट्री कर दी गई, तो उस रजिस्ट्री यानी सेल डीड को कैंसिल कराने की समय सीमा क्या है। उत्तर में मुझे कहना है किशोर साहब, इंडियन लिमिटेशन एक्ट का आर्टिकल 59 के अनुसार किसी भी सेल डीड को जो रजिस्टर्ड हो उसे कैंसिल कराने की समय सीमा 3 साल है। यानी आप 3 साल के अंदर में उस सेल डीड को न्यायालय में चुनौती दे करके कैंसिल करवा सकते हैं कि यह गलत सजरा बना करके रजिस्ट्री करवाई गई है। अगला प्रश्न है सुभाष तिवारी जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा एक जमीन को जिसका खसरा नंबर 794 है, रकबा 45 एकड़ है, 1986 में रजिस्ट्री के द्वारा बेच दिया गया। पुनः उसी जमीन को और एक दूसरा खसरा मिला करके जिसका खसरा नंबर है 851, इसका रकबा है 0.077 एकड़, दोनों खसरा को मिला करके पुनः उसी जमीन को 1992 में बेच दिया गया। तो आप बताएं कि क्या पूरी रजिस्ट्री कैंसिल होगी या सिर्फ उतना ही भाग तक रजिस्ट्री कैंसिल होगा जितना भाग तक 1986 में 794 नंबर खसरे में बेचा गया था। उत्तर में मुझे कहना है सुभाष तिवारी जी, आपके 794 नंबर प्लॉट का जो रजिस्ट्री 1986 में हुआ था उतने तक की ही रजिस्ट्री कैंसिल होगी। जो 851 के अंदर में रजिस्ट्री है 0.77 एकड़ का, वो रजिस्ट्री कैंसिल नहीं होगी। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 32 के अनुसार वह रजिस्ट्री जिसके अंदर में पार्शियली रॉन्ग हो, पार्शियली गलत हो, यानी आंशिक रूप से गलत हो, उस रजिस्ट्री को पार्शियली कैंसिल किया जाता है। यानी 794 नंबर के खसरे को आप पहले बेच चुके थे, पुनः दोबारा उसी खसरे को नहीं बेच सकते। अब आपका 851 का जो खसरा है जिसमें 0.77 एकड़ जमीन है, उस खसरे को आप बेचे हैं, ये आपकी रजिस्ट्री वैलिड है। लेकिन आज 794 नंबर के खसरे की रजिस्ट्री जो 1992 में दोबारा बेच दी गई, वह कैंसिल हो जाएगा। अगला प्रश्न है जी शर्मा जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि एक मकान में किराएदार के रूप में हम 13 वर्षों से रह रहे हैं। 13 वर्षों में 10 साल तक मैंने बैंक से अपने मकान मालिक को रेंट पेड किया। तो 10 वर्षों के बाद मैं अपने मकान मालिक को कैश में उनका रेंट पेड करना शुरू किया। मेरे पास अभी कैश में रेंट पेड करने का कोई प्रमाण नहीं है। क्या मकान मालिक मुझे किराए से निकाल सकते हैं। उत्तर में मुझे कह रहा है जी शर्मा जी, अगर आपने कैश में पेमेंट किया है तो उसका एक रिसिप्ट लेना आपका कर्तव्य था। अगर आपने नहीं लिया है तो मकान मालिक आप पर ड्यूज क्लेम कर सकता है और एक निश्चित समय सीमा के बाद अगर आप रेंट पेड नहीं करेंगे तो आपको मकान मालिक मकान खाली कराने का नोटिस भी जारी कर सकता है। सावधान रहे, जब भी किसी मकान मालिक के साथ कोई रेंट पर मकान ले उसके साथ एग्रीमेंट जरूर बनवाएं। बिना एग्रीमेंट बनवाए हुए अगर मकान मालिक भी किसी किराएदार को किराए के रूप में रखते हैं तो वह उनके लिए भी खतरा है। बाद में चल के ऐसा ना हो कि किराएदार एडवर्स पोजीशन के आधार पर उस संपत्ति या उस किराए के मकान का मालिक बनने का प्रयास करे। अगला प्रश्न है विजय कुमार जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि एक वसीयत बनाया गया है जिसमें घर के सदस्य गवाह के रूप में है। क्या किसी वसीयत में घर के सदस्य को गवाह के रूप में बनाया जा सकता है। उत्तर में मुझे कहना है विजय कुमार जी, किसी भी वसीयत पर एक स्वतंत्र गवाह की पुष्टि होनी चाहिए, एक स्वतंत्र गवाह के द्वारा दस्तखत होनी चाहिए। वसीयत हमेशा इच्छा पत्र होता है जो गुप्त रूप से रखा जाता है, यानी वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद ही उसके वसीयत की जानकारी पूरे परिवार या समाज को मिलती है। ऐसी परिस्थिति में अगर घर के सदस्य गवाह होंगे तो वसीयत की पूरी जानकारी घर के अन्य सदस्यों को दे दी जाएगी। इसीलिए घर के सदस्य को गवाह बनाने से आपका वसीयत खराब भी हो सकता है, कैंसिल भी हो सकता है। अगला प्रश्न है उमेश यादव जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मेरे बड़े पिताजी जो हैं उनके पास 3 बेटे और 3 बेटियां हैं। बड़े पिताजी पैतृक संपत्ति को अपने तीनों बड़े बेटे के नाम पर दान कर दिया। अब तीनों बेटियां अपने अपने हिस्से की मांग करने के लिए न्यायालय में गई। क्या बड़े पापा के तीनों बेटी को उस संपत्ति में हिस्सा मिलेगा जो मेरे बड़े पापा के द्वारा अपने बेटों को दान दे दी गई है। उत्तर में मुझे कहना है उमेश यादव जी, संपत्ति पैतृक है जैसा आपने ही कहा। तो पैतृक संपत्ति में 2005 के बाद बेटियों को भी कोपार्टनर माना गया है, यानी सहदायिकी माना गया है। ऐसी परिस्थिति में अगर आपके बड़े पापा पूरे पैतृक संपत्ति को अपने 3 बेटों के नाम पर दान कर दिए हैं तो यह दान पत्र अवैध है
और इसे कैंसिल कर दिया जाएगा। बेटी का हिस्सा आप रोक नहीं सकते, न्यायालय से बेटियां अपना हिस्सा ले सकती हैं। अगला प्रश्न है नंदलाल जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मेरे पापा शराबी थे और शराब पीते थे, हम लोग नाबालिग थे। मेरे पापा हमारे पैतृक संपत्ति को शराब के नशे में सारा बेच दी। अभी मैं बालिग हुआ हूँ कुछ दिन पहले, क्या मैं अपने पापा के द्वारा बेचे गए उस जमीन पर मुकदमा करके पुनः अपना हिस्सा प्राप्त कर सकता हूँ? इंडियन माइनॉरिटी एंड प्रोटेक्शन एक्ट के धारा 8 सब क्लोज 2 के अनुसार किसी भी नाबालिग की संपत्ति को, किसी भी नाबालिग के संपत्ति के शेयर को बिना न्यायालय के पूर्व अनुमति से पिता और माता कोई नहीं बेच सकते। ऐसी परिस्थिति में आप न्यायालय में अगर मुकदमा करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके पिताजी के द्वारा किया गया रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि पिताजी को सिर्फ 3 ही परिस्थिति में जमीन बेचने का अधिकार था: परिवार के आवश्यकता की पूर्ति हेतु, परिवार के विकास हेतु और कुछ पायस पर्पस में, धार्मिक उद्देश्य के लिए दान देने में। इससे अलग हट करके अगर आपके पिताजी ने शराब कबाब में अपनी संपत्ति लुटा दी है, ऐसी परिस्थिति में उनके नाबालिग बेटे को यह पूरा हक है कि जिस दिन वो बालिग हो जाए उस दिन से 3 साल के अंदर में न्यायालय के अंदर में टाइटल पार्टीशन कम डिक्लेरेशन सूट का मुकदमा करके अपने पिताजी के द्वारा किए गए उस रजिस्ट्री को कैंसिल करा सकता है जिसकी रकम शराब पीने में व्यय की गई थी, और उसके बाद नाबालिग बेटा बालिग होने के बाद न्यायालय से अपना हिस्सा प्राप्त कर सकता है। अगला प्रश्न है तुलसी कुमार का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मैं बालिग हूँ, मेरे पापा पैतृक संपत्ति को बेच दिए हैं अभी हाल में ही, लेकिन उसमें मेरी सहमति नहीं ली गई है, क्या उस बेचे गए संपत्ति में मेरा भी हिस्सा होगा? उत्तर में मुझे कहना है तुलसी कुमार जी, आपका भी उसमें हिस्सा है। अगर आपकी सहमति नहीं ली गई है, वैसी परिस्थिति में न्यायालय में आप टाइटल पार्टीशन सीट का मुकदमा करके आप अपने पिताजी के द्वारा बेचे गए उस रजिस्ट्री को कैंसिल करवा सकते हैं और अपना हिस्सा प्राप्त कर सकते हैं। कानून के अनुसार परिवार के किसी भी को पार्टनर की, किसी भी सहदायिकी की जिसका हिस्सा पैतृक संपत्ति में व्यस्त है, बिना उसकी सहमति से पिता भी पैतृक संपत्ति को नहीं बेच सकते, सिर्फ 3 परिस्थिति को छोड़कर। तो धन्यवाद दोस्त। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें।